स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। साथ ही इस वीडियो में उस क्वेश्चंस का पूरा डिस्क्राइब भी मिलने वाला है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मेमोरी को डिफाइन करना है। ठीक है, यानी जैसे हम लोग हिंदी में स्मृति बोलते हैं उसी को डिफाइन करना है। तो ये एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति अनुभव किए गए उद्दीपकों अथवा सीखे गए अनुभवों को मस्तिष्क में स्टोर करके रखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इन उद्दीपकों तथा अनुभवों को चेतन मन में लाता है। उसी को हम लोग स्मृति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्थात स्मृति जो होता है वो किसी व्यक्ति के जो अनुभव या सीखा गया जो बात रहता है, ठीक है, या तथ्य रहते हैं, उसी को आवश्यकता पड़ने पर जब चेतना करता है या चेतन मन में लाता है, उसी को हम लोग स्मृति के नाम से जानते हैं। जैसे छात्र द्वारा याद किए गए प्रश्न को परीक्षा में पूछने पर उत्तर लिखना। जैसे छात्र कोई अगर क्वेश्चन याद कर रहे हैं और अगर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एग्जाम में, तो उसका वो जो छात्र होते हैं वो आसानी से हल निकाल पाते हैं या आसानी से हल कर पाते हैं। ठीक है, यानी उसको आसानी से लिख देते हैं पेपर में। उसी को हम लोग स्मृति या मेमोरी के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क में स्टोर होकर रहता है। आगे बहुत सारे जो सोशियोलॉजिस्ट थे या साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग मत दिया है, जिसमें आइजैक के अनुसार जो है वह स्मृति व्यक्ति की वह योग्यता होती है जिसके द्वारा वह पहले अधिगम की हुई प्रक्रियाओं से सूचना एकत्रित करना है, फिर इस सूचना को विशिष्ट उत्तेजना के प्रत्युत्तर में पुनरुत्पादित करता है। ठीक है, यानी कुल मिला के बात करें तो स्मृति व्यक्ति की वह योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, जिसके द्वारा वह पहले कभी उस प्रक्रिया से गुजर चुका है और उस प्रक्रिया द्वारा सूचना को एकत्रित करके अपने मस्तिष्क में स्टोर करके रखता है। ठीक है, जिसको आवश्यकता पड़ने पर और उसको प्रदर्शित करता है। साथ ही वुडवर्थ के अनुसार सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को हम लोग स्मृति कहते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है और वो लगातार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है या याद कर रहा है और बाई लक वही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाते हैं, तब वो आसानी से उस क्वेश्चन को हल कर देता है। उसी को हम लोग स्मृति के नाम से जानते हैं। साथ ही हिलगार्ड एवं एटकिंस के अनुसार पहले सीखे गए अनुभवों व जनु क्रियाओं को वर्तमान समय में व्यक्त या प्रदर्शित करना ही स्मरण या स्मृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिलगार्ड तथा एटकिंस ने जो अपना मत दिया था उसमें बताया था कि जो भी अनुभव होती हैं या जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उसके द्वारा अगर कुछ हम लोग सीखते हैं और उसको हम लोग वर्तमान समय में आवश्यकता अनुसार और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी को हम लोग स्मृति के नाम से जानते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे स्मृति के प्रक्रिया जो होती हैं वो कितने चरण में होती हैं। तो इसका जो चरण होता है वो टोटल 4 होता है। पहला होता है सीखना, दूसरा प्रतिधारण, और तीसरा होता है पुनः स्मरण, और चौथा होता है पहचान। ठीक है, यानी लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, और चौथा रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये होते हैं स्मरण या स्मृति के चरण। पहला जो होता है सीखना, ये जो होता है व्यक्ति जो है वो कुछ अनुभव करता है या अभ्यास करता है तथा उसका जो चिन्ह होता है वो मस्तिष्क पे छाप छोड़ता है। ठीक है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति पुनः स्मरण कर लेता है। इसी को हम लोग सीखना बोलते हैं। दूसरा होता है रिटेंशन यानी प्रतिधारण। यह दूसरी प्रक्रिया होती है जब स्मरण शक्ति जो छाप मस्तिष्क पर पड़ता है उसे तंत्रिका तंत्र सुरक्षित करके या मस्तिष्क में सुरक्षित करके रखता है। इसी को हम लोग प्रतिधारण बोलते हैं। यह अस्थायी या अस्थायी हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी क्रियाएं होती हैं या कुछ ऐसे भी सीखना होता है जो हमेशा के लिए अस्थायी हो जाता है। जैसे हम लोग बचपन में ABCD सीखे हैं तो उसको अभी तक याद किए हुए हैं। ठीक है, वैसे ही कोई 9th-10th का कोई थ्योरी वगैरह होगा जो अभी याद नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ जो मेमोरी होते हैं वो अस्थायी हो जाते हैं और कुछ जो होता है हम लोग भूल जाते हैं। तीसरा होता है पुनः स्मरण। ठीक है, यानी जो बार बार अभ्यास करते हैं, हम लोग दोहराते हैं किसी पाठ को, उसी को हम लोग पुनः स्मरण बोलते हैं। साथ ही पहचान। ठीक है, ये अंतिम प्रक्रिया होती है जिसमें पुनः स्मरण आपस में संबंधित होते हैं। पहचान और पुनः स्मरण जो होते हैं वो आपस में संबंधित होते हैं। यदि स्मरण की गई विषम वस्तुएं वही है जिसका स्मरण किया जाता है तो उसे पहचान कहते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को स्मरण कर रहा है और अचानक से वो प्रत्यक्ष हो जाए तो उसी को हम लोग पहचान के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्मृति को कितने भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो इसको अवधि के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला तत्कालीन स्मृति, दूसरा अल्पकालीन, और तीसरा होता है दीर्घकालीन। ठीक है, तत्कालीन में जो होता है कोई व्यक्ति बहुत कम समय के लिए कोई वस्तु या विषय को अवबोधन करके रखता है यानी स्मरण करके रखता है। ठीक है,
दूसरा जो होता है वो अल्पकालीन, जिसमें मात्रा में ये जो होती है बहुत कम मात्रा में इस जानकारी को संग्रहित करके रखा जाता है और इसमें जो भी समय होता है वो बहुत कम समय होता है, ठीक है, लेकिन तत्कालीन से कुछ ज़्यादा होता है। दीर्घकालीन जो होता है वो हमेशा के लिए होता है, या फिर ये बोलें कि दिन महीने साल के लिए ये सुरक्षित होकर रहता है, ठीक है। अगला है स्मृति की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, यानी मेमोरी को कौन कौन से कारक होते हैं, एजेंट होते हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। पहला है स्मृति सामग्री का स्वरूप, ठीक है, जिसमें सामग्री की स्पष्टता, ठीक है, यानी कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है उस आधार पे वो याद रहता है। साथ ही दूसरा है उत्तेजना की ताजगी, ठीक है, ताजे अनुभव या सूचनाएं अधिक समय तक याद होकर रहती है, ठीक है, जो भी अनुभव होता है ताज़ा ताज़ा वो काफ़ी देर तक चलती है। तीसरा होता है उत्तेजना की सार्थकता, ठीक है, वो सूचना हमारे लिए कितना फायदेमंद है, ठीक है, या कितना निरर्थक है, उस हिसाब से वो जल्दी समाप्त या अधिक देर तक हमारे मस्तिष्क में स्टोर होकर रहता है। साथ ही उत्तेजना की तीव्रता और अवधि, ठीक है, कितना तीव्र हो रहा है या कितना अधिक समय के हो रहा है, इस आधार पे भी जो होता है वो स्मृति निर्भर करती है। साथ ही स्मृति सामग्री की अवधि कितना है ये भी स्मृति के अवधि पर डिपेंड करता है। दूसरा होता है अभ्यास, ठीक है, हम लोग कितना अभ्यास कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर वो भी डिपेंड करता है स्मृति को। साथ ही याद करने की विधि कौन सा है, बार बार रट्टा सिस्टम है या फिर बार बार लिखित रूप से है, तो ये भी जो है वो प्रभावित करती है स्मृति को। साथ ही ध्यान हम लोग किस तरह दे रहे हैं वो भी निर्धारित करती है स्मृति कितना देर टिकेगा। साथ ही उस चीज़ का या उस विषय का कितना महत्व है, उद्देश्य है, ये भी निर्भर करता है स्मृति को। साथ ही मानसिक समीक्षा कितना हो रहा है ये भी निर्धारित करता है स्मृति के दीर्घावधि को या फिर लघु अवधि को। साथ ही विषय सामग्री के प्रति रुचि हम कितना दे रहे हैं वो भी स्मृति के अवधि को निर्धारित करती है। अगला है विस्मर या भूलना, जिसे फॉरगेटिंग बोलते हैं, ठीक है। विस्मर जो होता है वो व्यक्ति के अनुभव से होकर गुजरता है, जिसमें कुछ अनुभव या तो दीर्घकालीन रूप से संग्रहित हो जाते हैं या कुछ अल्पकालीन रूप से होते हैं, ठीक है। कुछ अनुभव स्मृति से विलुप्त हो जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं। अनुभव का एवं सूचनाओं का स्मृति से नष्ट होना ही विस्मर कहलाता है, यानी किसी भी क्रिया को हम लोग भूलते हैं उसी को हम लोग विस्मर के नाम से या फॉरगेटिंग के नाम से जानते हैं। जैसे कोई चीज़ हम लोग याद किए हैं और अगर भूल गए हैं, ठीक है, फॉरगेट हो गया है, तो उस स्थिति को हम लोग फॉरगेट के नाम से जानते हैं या विस्मर के नाम से जानते हैं। आते हैं हम लोग विस्मर के प्रकार, तो ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक प्राकृतिक द्वारा हम लोग भूलते हैं, ठीक है, समय के साथ सीखी चीज हो वह अनुभव को भूल जाना प्राकृतिक विस्मर कहलाता है, ठीक है। वैसी चीज़ है जो समय के साथ हम लोग सीखते हैं और उसको भूल जाते हैं, उसी को हम लोग प्राकृतिक विस्मर या नेचुरल फॉरगेटिंग के नाम से जानते हैं। इसे अनभ्यास का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसमें किसी भी तरह का अभ्यास का जरूरत यानी प्रिपरेशन का जरूरत नहीं होता है। इस सिद्धांत को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम एबिंगहॉस था, ठीक है। इस थ्योरी को जिस मनोवैज्ञानिक ने दिया था उनका नाम एबिंगहॉस था। दूसरा होता है अस्वस्थ विस्मर, ठीक है। ऐसी स्थिति में हम लोग भूलते हैं जब हम लोग बीमार रहते हैं या पीड़ादायक स्थिति में रहते हैं या पीड़ा में रहते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं या जानबूझकर भूलने का कोशिश करते हैं, तो उस स्थिति को हम लोग अस्वस्थ विस्मर के नाम से जानते हैं। दमन का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत फ्राइड द्वारा दिया गया था, ठीक है। जो अस्वस्थता की स्थिति में जो विस्मर होता है, ठीक है, जब हम लोग बीमार वगैरह रहते हैं या फिर कोई ऐसा बात जिसे हम लोग भूलना चाहते हैं, ठीक है, जो कष्टदायक है हमारे लिए, तो इसका जो सिद्धांत है उसे हम लोग दमन के सिद्धांत बोलते हैं और यह सिद्धांत जो है वो फ्राइड दिया गया था। अब हम लोग देखेंगे विस्मर के कुछ प्रमुख कारक को, ठीक है। तो पहला होता है अधिगम स्तर यानी लर्निंग लेवल। हम लोग का जो लर्निंग लेवल है वो कितना मजबूत है इस पर भी निर्भर करता है विस्मरता को। साथ ही जो निरर्थकता होता है यानी मीनिंगलेसनेस जो होता है लर्निंग मटेरियल, उससे भी निर्भर करता है विस्मृति को। साथ ही याद किए जाने वाले पद या वाक्यों में क्या समानता है ये भी निर्धारित करता है विस्मरता को। और व्यक्तिकरण का प्रभाव भी जो होता है वो विस्मरता पे निर्भर करता है। साथ ही संवेगात्मक दशाएं जिसे इमोशनल कंडीशन बोलते हैं वो भी विस्मृति यानी फॉरगेटिंग को निर्धारित करता है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ है और उसे हम लोग लगातार जो है उससे प्रभावित हो रहे हैं या वो हमारे लिए घातक है, तो उसे हम लोग जल्दी भूलना चाहते हैं, तो वो जो होता है वो भी निर्भर करता है विस्मरता को। साथ ही मस्तिष्क आघात जैसे ब्रेन वगैरह में इंजरी या घटना कोई घट गया रहता है तो वो भी निर्धारित करता है विस्मर को। साथ ही मादक पदार्थों का सेवन
प्रेरणा की कमी, उत्तेजना की मंदता, उत्तेजना की अवधि में कमी, अभ्यास की मात्रा में कमी, ध्यान की मात्रा, स्मृति का उद्देश्य, आयु, सीखने की विधि, तनाव का मात्रा का स्तर, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो विस्मरता को निर्धारित करती हैं कि वो हम लोग कितना जल्दी भूल रहे हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।